बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टैसिस में से वो है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। इससे पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था, अगर आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ मैं, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हम स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमने एक्सक्रीशन इन हाइड्रा देखी थी, जिसमें कोई मीन ऑफ एक्सक्रीशन नहीं था, मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं था कोई उसके पास डिफ्यूजन था, सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस था जिसके ज़रिए से एक्सक्रीशन करता था हाइड्रा अपनी जनरल बॉडी सरफेस से। दूसरे नंबर पे हमने एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि प्लेनेरिया जो है वो फ्लैट वर्म्स होते हैं और उनके पास पहली बार कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नज़र आए थे, जो सिंपल ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स थे, जिनको प्रोटोनेफ्रीडिया का नाम दिया गया था। प्रोटो मीन का लफ्ज़ प्रोटियस और प्रोटियस का मीन फर्स्ट होता है और नेफ्रीडियम का वर्ड नेफ्रॉन से मिला है। नेफ्रॉन जो कि हाईली इवॉल्व फॉर्म है हमारे पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की। तो प्रोटोनेफ्रीडियस का मतलब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ नेफ्रॉन, जो कि एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर की शक्ल में थी, सिंपल ट्यूब्यूल्स की शक्ल में थी, और इन ट्यूब्यूल्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो थे फ्लेम सेल्स कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये फ्लेम सेल्स पे कंसिस्ट करती हैं। और फ्लेम सेल्स जो हैं उनको फ्लेम सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके एक तो वो न्यूक्लिएटेड हैं, दूसरा उनके अंदर एक ग्रुप ऑफ सीलिया मौजूद है, यानी एक गुच्छा है सीलियाज़ का जो कि फ्लिकरिंग मूवमेंट शो करता है। यानी जब भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो मूव करके आता है फ्लेम सेल्स के अंदर, तो इनकी फ्लिकरिंग मूवमेंट, फ्लिकरिंग का मतलब जैसे कि शोला फड़फड़ाता है, आपकी मोमबत्ती का शोला होता है या माचिस की तीली जब आप जलाते हैं तो हवा चलती है तो वो जिस तरह से मूव करता है उसकी इस मूवमेंट को फ्लिकरिंग कहते हैं। तो इसी तरह ये जो सीलियाज़ हैं इनकी भी इस मूवमेंट को फ्लिकरिंग मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है। सो जो है प्रोटोनेफ्रीडियम्स जो हैं वो सबसे पहला स्ट्रक्चर थे हाइड्रो के अंदर जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इनके ज़रिए से जो है वो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल होती है, फिल्ट्रेशन होती है और उसके बाद सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो इकट्ठा होकर बॉडी से नेफ्रोस्टोम्स के ज़रिए जो है वो नेफ्रीडियोफोर्स के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाता है, जैसे कि यहाँ शो किया है उन्होंने। देन वी हैव द थोड़ी सी evolved फॉर्म, दैट इज़ एक्सक्रीशन इन अर्थ फॉर्म, जिसमें हमने देखा था कि मेटानेफ्रीडियाज होते हैं, ये भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं एज शोन इन द पिक्चर। बट इसकी यूनिक बात ये है कि ये आपको पता है कि अर्थ फॉर्म जो होते हैं वो सेगमेंटेड बॉडी होती है उनकी, यानी जोड़दार बॉडी होती है, अंदर से भी और बाहर से भी, यानी मेटामॉर्फिकली सेगमेंटेड होते हैं और इनके हर सेगमेंट के अंदर अपना एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद है और सेगमेंट वाइज डिवाइडेड है, यानी हर जोड़ के अंदर एक सिस्टम मौजूद है, एक फुल सिस्टम नहीं है, हर जोड़ के अंदर है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है इस वक्त कि इस स्ट्रक्चर के लिए ये भी ट्यूब्यूल है, यानी ट्यूब्यूलर है, ट्यूब की तरह का नज़र आ रहा होगा आपको, ये ट्यूब्यूलर है और इसके लिए जो नाम दिया गया था वो मेटानेफ्रीडियाज का है। मेटा मीन इंटरमीडिएट, यानी ये ना ही इतना सिंपल है जैसे कि प्रोटोनेफ्रीडिया और ना ही ये इतना कॉम्प्लेक्स है जैसे कि नेफ्रॉन, वो हमारे पास ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें तो इसमें आपको ये कैपिलरी नेटवर्क नज़र आ रहा है जो पूरी ट्यूब्यूल के ऊपर मौजूद है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, यानी इसके अंदर से जो वेस्ट मटीरियल जो भी फ्लूइड है वो मूव करेगा इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में से और फिर उसमें से फिल्ट्रेशन ऑफ मटीरियल होगी, जो वेस्ट मटीरियल्स होगा वो इन ट्यूब्यूल्स के अंदर रह जाएगा और जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होंगे उनको कैपिलरी नेटवर्क जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और हीमोलिम्फ का हिस्सा बना देगा। हीमोलिम्फ यानी ब्लड ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। आपका जो ब्लड है उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लेकिन जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स मौजूद नहीं होते हैं। दे हैव द वाइटिश कलर्ड लिक्विड जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल होती है और उसको हीमोलिम्फ कहा जाता है। सो जितना भी यूज़फुल मटेरियल है वो सारा कैपिलरी नेटवर्क जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको हीमोलिम्फ का हिस्सा बना देगा और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से होता हुआ ब्लैडर में और ब्लैडर से होता हुआ जो है वो नेफ्रीडियोफोर के ज़रिए, यानी ये जो सुराख है जो बाहर की तरफ ओपन होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, कहाँ चला जाएगा? बॉडी से बाहर चला जाएगा, यानी ये नेफ्रीडियोपोर है।
जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहा है। ये पूरा स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस इज कॉल्ड एज अ मेटानेफ्रीडिया। और एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जो मटेरियल है उसकी मूवमेंट के लिए नेफ्रीडियोस्टोम मौजूद है। यानी ये नेफ्रीडियोस्टोम आगे अगले वाले सेगमेंट में लेके जाएगा और फिर जो उसके अंदर वेस्ट मटेरियल मौजूद होगा वो दोबारा से क्लीन आउट होगा और नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। यानी इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है आपके अर्थ फॉर्म के अंदर जो है वो एक्सक्रीशन ऑफ मटेरियल होगी। नेक्स्ट वी हैव द एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो मैंने आपको कहा था कि ये आपके पेपर में जो है वो क्वेश्चन आ सकता है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच के हवाले से। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच में जो यूनिक चीज़ थी वो था हमारे पास कि जी दे हैव द मोलपिगियन ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। इनके पास मोलपिगियन ट्यूब्यूल्स थी। मोलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो एक यूनिक करेक्टर है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में होता है। और इसकी यूनिक बात ये है कि मोलपिजियन ट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर है ये एक्सक्रीशन में भी रोल प्ले करता है, ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है और ये डाइजेशन में भी रोल प्ले करता है, यानी एक डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर भी है। तो ये एक यूनिक करेक्टरिस्टिक है मोलपिजियन ट्यूब्यूल को लेते हुए हमारे पास। यहाँ आपको इसके ये इसका यहाँ से फेरेंक्स है, क्रॉप गिजर्ड से होते हुए यहाँ मिड पोर्शन में इंटेस्टाइन के दरमियान में जो है वो आपको ये ट्यूब्यूलर सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिनको मोलपिजियन ट्यूब्यूल कहा जाता है। और ये मोलपिजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो फिर वेस्ट मटेरियल्स की सफाई का काम करती हैं। सॉल्ट्स, अमीनो एसिड्स, वाटर, वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो यहाँ से जो है थ्रू पास होते हैं और जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो मोलपिजियन ट्यूब्यूल में रह जाते हैं इसके ट्यूब्यूल से, और फिर वो रेक्टम और से होते हुए जो है वो एनस के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और जितना भी यूज़फुल सब्सटेंस होता है वो हीमोलिम्फ का हिस्सा हो जाता है, दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ये मैंने आपको दोबारा से सिर्फ रिवाइज़ करवाया कि हम जो है वो लास्ट चैप्टर में इन स्ट्रक्चर्स के बारे में देख चुके हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स। एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स थी, यानी जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। जब अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स के अंदर, यानी वर्टिब्रेट्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है। जब इस छोटे से पैराग्राफ को हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने एमसीक्यू है हमारे पास एक, जैसे उन्होंने मेंशन किया हुआ है एंसेस्टर्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स, यानी जो वर्टिब्रेट्स के आबाव अजदाद थे, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स जो हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। एक चीज़ जहन में लेके आएंगे कि व्हाट आर द कॉर्डेट्स एंड व्हाट आर द वर्टिब्रेट्स। ठीक है, कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स में क्या फ़र्क है। कॉर्डेट्स हैव नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रेट्स ऑल्सो हैव नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, आपके न्यूरॉन्स का, जिसको हम नर्व कॉर्ड भी बोलेंगे, आपके नर्व्स का, न्यूरॉन्स का एक गुच्छा जो कि सेंसरी है, जो चीज़ों को फील करता है, जो आपके सर के पिछले हिस्से से शुरू होता है और आपकी बैकबोन तक मूव करता है आपकी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, यानी हड्डियों का एक खोखला सा स्ट्रक्चर है आपका जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसके अंदर से वो मूव करता है और प्रोटेक्टिव हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाती है ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड भी जिसको हम बोलते हैं, मूव करता है और आपकी पूरी बॉडी की सेंसेशंस यानी आपकी जो फीलिंग्स हैं वो उसके साथ रिलेट होती हैं। जबकि जो कॉर्डेट्स उन्होंने मेंशन किए हैं कि कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड होती है बट दे डू नॉट हैव द वर्टिब्रल कॉलम। यानी अगर आप देखें वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स का कंपैरिजन तो इसका मतलब ये है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैविंग नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। जिनके पास नोटोकॉर्ड है, नर्व्स हैं, नर्व कॉर्ड्स का एक गुच्छा है, दे आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। और सिर्फ वो कॉर्डेट्स जिनका नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है, रीढ़ की हड्डी के अंदर छुपा हुआ, जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये अंदर से खोखली है, तो दे आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स। सो उन्होंने मेंशन किया कि जी जब आपके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हाईली इवॉल्व फॉर्म में आते हैं, यानी आप वर्टिब्रेट्स के अंदर वो नेफ्रॉन्स की शक्ल में है, यानी किडनीज़ के अंदर है, तो उसमें हमारे पास पहले इनवर्टिब्रेट्स में से अगर आप मूव करें तो वो सेगमेंटली आ रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि जी जो हमारे एंसेस्टर्स थे यानी इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स थे, उनके पास सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स थे पूरी बॉडी के अंदर, जस्ट लाइक मेटानेफ्रीडियाज इन अर्थ फॉर्म, यानी उनकी बॉडी के हर टुकड़े के अंदर, सेगमेंटेड बॉडीज़ के अंदर जो वो मेटानेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर था। इसकी एग्जांपल उन्होंने फिर उसके बाद मेंशन किया कि जी इट इज़ वेल रिप्रेजेंटेटेड इन द प्रिमिटिव वर्टिब्रेट हैग फिश। हैग फिश अगर आपको याद हो तो हमने इसी चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि हैग फिश आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। वाहिद जो है वो वर्टिब्रेट है जो ऑस्मो कन्फॉर्मर है
जो अपना जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको मेंटेन नहीं कर सकती एनवायरमेंटल चेंज के साथ। जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होता है उसको वैसे ही मैनेज कर लेती है, खुद से मैनेज करके उसको किसी एक पीक पॉइंट पे नहीं रखती। तो हैगफिश जो हैं उनके पास जो किडनीज़ हैं, उनके पास किडनीज़ हैं हालांकि, बट दे हैव सेगमेंटली अरेंज्ड टिब्यूल्स, यानी किडनीज़ के अंदर टिब्यूल्स हैं जो सेगमेंट वाइज डिवाइड हुई हुई हैं। और उसके फ़ौरन बाद हैगफिश के फ़ौरन बाद, हालांकि हैगफिश एक वर्टिब्रेट है, उसके पास सेगमेंटली अरेंज किडनीज़ हैं। बाकी जितने वर्टिब्रेट्स हैं हमारे पास, रीढ़ की हड्डी वाले जानदार हैं, उन सब के अंदर किडनीज़ हैं जिसके अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं है। दे आर फुल ऑफ नेफ्रॉन्स, जो कि खुद से ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर ज़रूर हैं बट दे आर नॉट सेगमेंटेड, यानी हर जोड़ के अंदर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बट खाली ट्यूब्यूल्स हैं जो इकट्ठी मिल के बनाती हैं नेफ्रॉन्स हैं। और वो नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी का एक फंक्शनल यूनिट है। जैसे उन्होंने मेंशन किया हुआ, किडनीज कंटेन न्यूमरस ट्यूब्यूल्स नॉट अरेंज्ड सेगमेंटली, closely associated with a dense network of कैपिलरीज, यानी में बहुत ज़्यादा कैपिलरीज इनके अंदर मौजूद हैं। द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर इन द किडनीज इज़ द नेफ्रॉन्स। ठीक है, सो ये चीज़ आप यहाँ से ज़हन में रखेंगे कि हैगफिश जो है उसके पास जो है वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो सेगमेंटली अरेंज्ड है, ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो सेगमेंटली अरेंज्ड है, और ये वाहिद वर्टिब्रेट है। बाकी सब के अंदर जो है वो नो सेगमेंटेशन, सिर्फ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, यानी नेफ्रॉन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, जिसमें सबसे पहले चीज़ जो वो हमें वही दोबारा से एक इंट्रोडक्शन देंगे मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में, कि हर केमिकल रिएक्शन जो आपकी बॉडी में हो रहा है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसके नतीजे में वो जो मटेरियल्स बनते हैं, जो वेस्ट, जो यूज़फुल सब्सटेंसेस यूज़ होने वाले होते हैं बॉडी के अंदर, वो यूज़ हो जाते हैं, और जो नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। इनके लिए हम वेस्ट मेटाबोलाइट्स का टर्म इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि यूरिया है जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन से बनेगा। क्रेटिनिन है जो कि मसल के अंदर मौजूद क्रेटीन प्रोटीन के टूटने से बनती है। यूरिक एसिड है जो कि न्यूक्लिक एसिड के टूटने से बनता है। बिलिरुबिन है जो कि हेमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनती है। और इसी तरह बहुत सारे हार्मोन्स हैं, ये वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं। आप देखिए जहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है, नंबर 1 वेस्ट मेटाबोलाइट यूरिया, नंबर 2 क्रेटिनिन, नंबर 3 यूरिक एसिड, नंबर 4 बिलिरुबिन, नंबर 5 हार्मोन्स। इसी तरह वेस्ट मेटाबोलाइट्स की जो 6 टाइप उन्होंने मेंशन की हुई है जी, टॉक्सिन्स के हवाले से कि प्रोड्यूस, जो कि वो केमिकल जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स और फूड एडिटिव्स, यानी मसाला जात के खाने की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, दे आर कॉल्ड टॉक्सिन्स। और ये जो बॉडी, ये जो वेस्ट हैं इनका बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो 2 मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, लिवर एंड किडनीज़ को डिस्कस करेंगे हम, जिनका मेन फंक्शन है एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स के अंदर। तो सबसे पहले लिवर है, जिसके ऊपर एक बाकायदा से आज का टॉपिक जो बेसिकली हम देखेंगे वो लिवर एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग नोट के तौर पे आता है हमारे पास, और इसका जो ये येलो बॉक्स है ये बहुत इजी टू रिमेंबर है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, जिसमें सारे मेन फंक्शंस ऑफ द लिवर दिए हुए हैं और उनका मेजर इफेक्ट दिया हुआ है कि होम्योस्टेसिस पे वो कैसे इफेक्ट करेगा। लिवर क्या है? सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ अ लिवर? लिवर इज़ द मेन स्ट्रक्चरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाउस ऑफ योर बॉडी, जिसमें मेन जो आपकी बॉडी के अंदर जितना मेटाबॉलिज्म होता है, मोर देन 500 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो आपकी बॉडी के जो हैं लिवर के अंदर होते हैं। लिवर, जिसको हम जिगर भी बोलते हैं, मेन बॉडी का ऑर्गन है जो कि केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका केमिकल्स के सिंथेसिस में भी, और केमिकल्स के सिंथेसिस के बाद उसमें से उसकी जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनकी प्रोडक्शन में भी। यानी जो केमिकल, किसी भी केमिकल को वो ब्रेक करता है, उसके नतीजे में कोई एक चीज़ यूज़फुल बन जाती है, तो एक चीज़ वेस्ट मटेरियल के तौर पे बनती है, जिसका बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सो लिवर का फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन होम्योस्टेसिस। नंबर 1, लिवर सपोर्ट्स द एक्सक्रीटरी रोल ऑफ किडनी बाय डिटॉक्सिफाइंग मैनी केमिकल पॉइजन्स। डिटॉक्सिफाइंग का मतलब क्या होता है? डिटॉक्सीफाई, इसका मतलब होता है टू रिड्यूस द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ एनी टॉक्सिन, यानी किसी जहरीले मुरक्कब का जो जहरीला असर है उसको कम करने का जो प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफाइंग।
ये बहुत सारे केमिकल पॉइजन्स जो होते हैं, जहरीले मादे जो बॉडी के अंदर बनते हैं, उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट को, उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट को ख़त्म करने करता है। एंड प्रोड्यूस अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड्स। रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स विद द वाटर बाय द स्वेट ग्लैंड। अच्छा, ये उन्होंने मेंशन कर दिया कि जी आपकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, यानी पसीने वाले दूध होते हैं जो आपकी स्किन पे होते हैं और जिनसे पसीना बनता है। और उसके अलावा सीबम बाय द सेबेशियस ग्लैंड सीम्स टू बी एक्सक्रीटरी इन नेचर। सीबम यानी आपके बाय सेबेशियस ग्लैंड्स आपकी स्किन के ऊपर, जैसे आपने फील किया होगा कि आजकल गर्मियां हैं तो आपके फेस पे एक ऑयली सा स्ट्रक्चर बन जाता है, और ऑयल से थोड़ी देर आप अपना मुंह ना वॉश करें तो ऐसे ऑयलीनेस ही आपके फेस पे आ जाती है। या सर के ऊपर अगर आप जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना सर वॉश नहीं करते हैं 1 या 2 दिन के बाद, तो आप अपना जब फिंगर अपने सर पे में जो है वो मूव करते हैं तो आपकी नेल्स के साथ जो है वो वाइट सा कुछ क्रस्ट लग जाता है। इन द सेम वे जब आप फेस के ऊपर ऑयलीनेस महसूस होती है तो आप जब भी साफ़ करेंगे उसको टिश्यू पेपर के साथ, तो ऐसे ऑयली सा ग्रीजी सा स्ट्रक्चर जो है वो आपके फेस पे से जो है वो रिमूव होता है। दे आर ऑल ऑयली सिक्रीशंस कॉल्ड सीबम। ये सीबम है जो आपके जिस फेस पे मौजूद सेबेशियस ग्लैंड्स के जरिए जो है वो रिलीज़ होता है। और एंड बोथ ऑफ दीज थिंग्स, यानी सीबम हो या पसीना हो, दे आर एंटीसेप्टिक, यानी कि उनका रोल है हमारे पास, जैसे यहाँ स्वेट ग्लैंड का रोल है फॉर थर्मोरेगुलेशन, यानी आपकी बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करना, और सीबम का रोल है इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये प्रोटेक्टिव है, ये आपकी बॉडी को जर्म्स के अटैक से महफूज रखता है। सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन, स्किन में नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि हमारे पास स्किन को भी बहुत सारी जगहों पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर डिस्कस किया गया है, लेकिन इट इज़ स्टिल अ डिबेट। अभी भी ये चीज़ कंफ्यूज्ड है क्योंकि आप बड़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बुक्स उठा के देखें तो उसमें स्किन को उन्होंने एज एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस किया हुआ है हमारे पास। बहरहाल हमने अपनी बुक को फॉलो करना है जिसमें मेंशन किया हुआ है कि स्किन जो है उसको मे नॉट का मतलब कि शायद इसको एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसिडर नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेन रोल है लिवर का जो मेंशन किया हुआ है, पहले हमने पढ़ा था, नंबर 1 था डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल्स, दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का साइकिल जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं और यूरिया के अंदर। ये एक साइकिल जो उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, ये हमने पहले भी स्टडी किया था। ये एक मेजर रोल है हमारे पास कि जी कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया इज़ डन बाय द लिवर, ये सेकंड मेजर रोल है इसका हमारे पास। अच्छा, नाउ कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास जो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है हमारे पास कि जी ये मेजर फंक्शंस इसके लिवर के जो आप देखेंगे। नंबर 1 फंक्शन सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसका मेजर इफेक्ट है सपोर्ट किडनीज इन द वेस्ट डिस्पोजल। प्लाज्मा प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है जिनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना, यानी खून को जमाती हैं, लाइक प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन है, और एल्ब्यूमिन है, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन वो प्रोटीन्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती हैं। जैसे खून निकलता है वो फ़ौरन जम जाता है और बाकी आउटफ्लो ऑफ ब्लड है उसको रोक देता है, यानी खून के ज़ाया होने को रोक देता है, वहीं जम जाता है। दूसरी ये प्रोटीन जो मेजर बनाते हैं वो है एल्ब्यूमिन, जो कि ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में रोल प्ले करती हैं। अच्छा, उसके बाद ये नंबर 1 हो गया वेस्ट मटेरियल की सिंथेसिस, नंबर 2 प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस करता है आपका लिवर, और तीसरे नंबर पे आपका लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज़ अ बाइल? बाइल यानी कि वो ग्रीनिश कलर का फ्लूइड मटेरियल जो कि आपके लिवर्स प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में। इट कॉजेज it emulsifies fats in the small intestine. What is emulsify? Emulsification का मतलब होता है बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे digestible पीसेस स्ट्रक्चर में जो है वो तोड़ने का जो नाम है दैट इज़ कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, यानी कि बड़े फैट के मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ता है, किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। इसके अलावा लिवर जो है वो लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और लाइपोप्रोटीन्स के सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, जो कि ब्लड की केमिस्ट्री को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं और सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं। ये सब थे इसके सिंथेटिक फंक्शंस। नाउ अब आपका लिवर जो है वो स्टोरेज ऑफ आयरन भी करता है, यानी जब भी आपका हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल टूटता है,
हीमोग्लोबिन क्या है जी? रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। जब वो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल टूटता है तो उसमें से वाहिद यूज़फुल चीज़ जो कि लिवर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट इज़ आयरन। बाकी सब जो है वो एक्सक्रीशन में चला जाता है। तो ये हमारे पास एक मेजर रोल है। उसके अलावा ये ग्लाइकोजन स्टोर करता है जो कि आपका सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। नेक्स्ट फंक्शन इसका है कन्वर्जन के साथ, यानी 1 2 एंड ये थर्ड फंक्शन हो गया आपके लिवर का, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब तब्दील करना, एक केमिकल को दूसरी शक्ल में तब्दील करना। ये एक्सेसिव ग्लूकोज को जो कि बॉडी के ब्लड के अंदर है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, या स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। यानी 3 तरह की कन्वर्जन करता है। नंबर 1 ये ग्लूकोज ऑफ द ब्लड होती है, जो ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड के अंदर है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। नंबर 2 जो लैक्टिक एसिड मौजूद होता है आपके मसल्स के अंदर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। या नंबर 3 जो ग्लाइकोजन मौजूद है एक्स्ट्रा, जब ज़रूरत पड़े तो उसी ग्लाइकोजन को जो है ये कन्वर्ट बैक कर देगा इनटू ग्लूकोज, जो कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। उसके अलावा ये रिसाइकलिंग करता है, यानी रेड ब्लड सेल्स जो हैं और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हेमोग्लोबिन है उनको जो है रिसाइकिल करता है, उसमें से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको सेपरेट कर देता है, जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको पिकअप कर लेता है, उठा लेता है। नेक्स्ट वी हैव इसका लास्ट फंक्शन जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन, जो हम पहले यहाँ पढ़ चुके हैं। डिटॉक्सिफिकेशन से मुराद टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एनी सब्सटेंस। ये बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी फूड के अंदर से, पेस्टिसाइड्स और ड्रग्स के अंदर से, और इस तरह से इस किडनी को असिस्ट करता है उसके टॉक्सिक डिस्पोजल के अंदर। सो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने लिवर का रोल पढ़ा था एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, और ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें सारे मेजर फंक्शंस ऑफ लिवर दिए हुए हैं, जिसको आप इसी तरह से डिस्कस करेंगे अपने रोल ऑफ लिवर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर। अगर आपको ये मेथड ऑफ टीचिंग पसंद आया है, क्योंकि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि उनको बुक से जो है वो स्टडी करना है, तो मैंने इसलिए आज ये वीडियो बनाई है। अगर आपको ये मेथड ऑफ़ टीचिंग पसंद आया है, समझ आने में आसानी रहे, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में बताइएगा। तो हम जो है वो इसी तरह से जो है वो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।